एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बुफे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बायोपोलैरिटी पार्ट 4। इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या बदलाव यानी कि क्या क्या चेंजेस आए थे, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी की क्या क्या परिणाम थे यानी कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि शॉक थेरेपी वाज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन from authoritarian socialist society to a democratic capitalist system। ठीक है, तो शॉक थेरेपी क्या है, एक पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन था। ये आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको आप यूं का यूं कोट करोगे अपने आंसर के अंदर तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन यानी कि चोट देकर उपचार करना या घाव देकर उपचार करना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं। तो शॉक थेरेपी को हम बोलते हैं पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन यानी कि एक चीज से दूसरी जगह चीज के अंदर तब्दील हो जाना। पर किसके, कहां से लेके कहां पे तब्दील होगा? फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट यानी कि साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है, अथॉरिटेरियन यानी कि जिसके अंदर ही बहुत ही ज्यादा, मतलब सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था। जो अथॉरिटेरियन सिस्टम था सोवियत सिस्टम के अंदर, सोवियत प्रणाली के अंदर, उसका जो अथॉरिटेरियन सिस्टम था उसको चेंज करना था किससे? डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम से। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारा लोकतांत्रिक और कैपिटलिस्ट का मतलब पूंजीवादी। यानी कि जो चीजें पहले सोवियत सिस्टम के अंदर हो रही थी या सोवियत ब्लॉक के अंदर जो जो चीजें फॉलो की जाती थी, अथॉरिटेरियन हो गया, ब्यूरोक्रेटिक हो गया, और हम बोल सकते हैं तानाशाही वाला जो था, हम बोल सकते हैं कि सोवियत सिस्टम के अंदर प्रणाली थी, और साथ में वहां पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी। तो उससे एक ट्रांजिशन लेके आना था, उसके अंदर एक चेंज लेके आना था, और वो चेंज कैसा था कि अब उसको रिप्लेस करना था डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम से। जो मेथड इस ट्रांजिशन को करने के लिए, इस चेंज को करने के लिए अडॉप्ट किया गया था, वो उस मेथड को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। सो शॉक थेरेपी क्या था? एक पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन का। पेनफुल प्रोसेस यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, चोट देके फिर घाव देके फिर हम उपचार प्रोवाइड करते हैं, तो उसी तरीके से शॉक थेरेपी थी। क्योंकि जब शॉक थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई थी तो जो सोवियत ब्लॉक की जो कंट्रीज थी, जिन कंट्री के अंदर सोवियत थेरेपी किया गया था, उनको एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट देखने को मिला था। लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने एक कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की तरफ वो चलते गए थे। लोकतांत्रिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ उनका ट्रांजिशन हो गया था। तो जो शॉक थेरेपी है इसलिए बोला गया है पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेथड, जो प्रोसेस हमने चूज किया था जिससे कि हम साम्यवादी अर्थव्यवस्था को, अथॉरिटेरियन एंड सोशलिस्ट जो सिस्टम था उसको रिप्लेस कर सके, जिससे डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम से, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। अब क्या है? मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर एंड ईस्ट यूरोप के अंदर। अब जो सोवियत ब्लॉक था उसके अंदर तीन ही चीज थी। सबसे पहले सबसे बड़ी कंट्री रशिया थी, जो कि सक्सेसर बन गया था, जो कि उत्तरदायी बन गया था यूएसएसआर का उसके विघटन के बाद। उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज थी, यानी कि जो मध्य एशिया है, एशियाई जो देश हैं उनके मध्य एशियाई देश थे इसके अंदर, और फिर हमारे पास जो था पूर्वी यूरोप के देश थे। तो इन जो तीन इलाके हैं, एक ये और एक ये, तो मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन दीज फोर रीजन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी। ठीक है, तो क्या था जो ये ट्रांजिशन यानी कि ये शॉक थेरेपी था, ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था, किसके द्वारा प्रभावित था? ये था वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा, और साथ में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रभावित था। हमने अपने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था कि जो हमारा सोवियत यूनियन विघटन हो गया था सोवियत यूनियन का, उसके बाद से जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ थे वो इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स बन गए थे उन पोस्ट सोवियत कंट्रीज के लिए, या उन कंट्रीज के लिए जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई थी सोवियत प्रणाली से। तो यहीं पे वो बताया गया है कि जो ये शॉक थेरेपी था ये इन्फ्लुएंस था वर्ल्ड बैंक से और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। ये आपका एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये था शॉक थेरेपी का इंट्रोडक्शन कि क्या था, कैसे था, क्यों था। अब हम बात कर लेते हैं कि शॉक थेरेपी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। हमने बोला कि जो शॉक थेरेपी था वो एक ऐसा प्रोसेस था जिससे कि हम
जो कंट्री सोवियत प्रणाली के अंदर थी, सोवियत ब्लॉक के अंदर थी, उनके हम ट्रांजिशन कर सके। तो उस ट्रांजिशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे उन कंट्रीज के अंदर, और वो चेंजेस कौन से थे, तो आइए अब हम वो चेंजेस देख लेते हैं। सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन इंट्रोड्यूस कर दिया था कि हर चीज के अंदर प्राइवेटाइजेशन था, यानी कि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया गया था, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, यानी कि हर एक इंसान अब अपनी निजी संपत्ति रख सकता है और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो सबसे बड़ा चेंज एक ये लाया गया था। देन हमारे पास था कि प्राइवेट ओनरशिप, कि जो हमारे पास पहले प्रोडक्शन किया जाता था उन सब चीजों के अंदर है ना, प्राइवेट ओनरशिप नहीं था, जो कुछ भी था वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, और इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप। अब लोग फ्री थे, जिससे कि फ्री थे अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए, अपने निजी बिजनेस शुरू करने के लिए, तो वो ही बोला गया है प्राइवेट ओनरशिप। देन हमारा कलेक्टिव फार्मिंग रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्म्स। ठीक है, पहले हमारा जो सोवियत प्रणाली के अंदर जो कृषि होती थी वो कलेक्टिव बेसिस पे होती थी, यानी कि सब मिलजुल कर करते थे, उत्पादन करते थे, और वो उत्पादन सरकार को देते थे और फिर सरकार उनके बीच में बांट दिया करती थी। लेकिन अब वो जो प्रणाली थी वो हटा दी गई थी, और वापस से जो प्राइवेट फार्म्स थे, यानी कि जैसे हमारा अमेरिका के अंदर था कि सब अपने निजी निजी क्षेत्र के अंदर अपनी जो है वो कृषि करेंगे, क्रॉप्स का उत्पादन करेंगे, एंड उसी से वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसके अंदर कुछ भी कलेक्टिव नहीं था, सब कुछ निजी था, तो प्राइवेट फार्म्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। फिर हमारे पास आता है ड्रास्टिक चेंज इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, कि जो हमारे पास ये सोवियत प्रणाली थी, पहले क्या होता था, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो हमारी ये पश्चिमी देश हैं, उनके साथ इनका कोई भी संबंध नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जो इनकी एक्सटर्नल ओरिएंटेशन थी, जो इनके एक्सटर्नल रिलेशंस थे, जो इनकी दूसरे देशों के साथ रिलेशन थे, वो चेंज होते गए, और इनको लगा कि जो ट्रेड है वो ही इनके इकोनॉमी के अंदर चेंज ला सकता है, ट्रेड की वजह से ही इनकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। तो एक ड्रास्टिक चेंज आया इनके एक्सटर्नल ओरिएंटेशन के अंदर, और इन्होंने विभिन्न देशों के साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर हमारे पास आता है फ्री ट्रेड रेजिम एंड एफडीआई वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। फ्री ट्रेड रेजिम्स यानी कि कुछ ऐसे एरियाज हर कंट्री के अंदर बनाए जाते हैं जहां पे बाहर से जो लोग हैं वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे अपना पैसा लगा सकते हैं, और उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। उन्हीं रीजन को बोलते हैं फ्री ट्रेड रेजिम्स। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो लोग हैं वो डायरेक्टली आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो दो चीजें थी ये मेन इंजन बन गए थे, किस चीज का, परिवर्तन का जो थे, एक मेन इंजन ऑफ चेंज बन गए थे। फिर हमारा 6th पॉइंट आता है स्टेट्स फ्रॉम सोवियत ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट, कि पहले क्या होता था कि जो सोवियत ब्लॉक था, जो सोवियत ब्लॉक के अंदर देश थे, वो बिल्कुल भी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, पश्चिमी देशों के साथ उनका संबंध नहीं होता था, वो आपस में ही संबंध रखते थे। सोवियत ब्लॉक का जो सामान था वो सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज के अंदर ही जाता था, या फिर अगर थोड़ा बहुत संबंध होता था तो वो मेन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसके तहत हुआ करता था। लेकिन जब से हमने शॉक थेरेपी को अपनाया, तब से जो हमारे पोस्ट सोवियत कंट्रीज थी, यानी कि सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जो हमारे पास देश उभर कर सामने आए, उनका जो था अब रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ भी होने लगा, और पश्चिमी देशों के साथ भी उनका एक संबंध होने लगा। उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ भी व्यापार, ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी के बारे में, यानी कि जो शॉक थेरेपी थी उसके क्या क्या परिणाम हुए। सबसे पहला परिणाम था कि जो भी सोवियत सिस्टम की कंट्रीज थी जो बाद में आजाद हो गई थी सोवियत यूनियन के विघटन के साथ, उनका जो भी इकोनॉमिक सिस्टम था, जो भी उनका आर्थिक जो सिस्टम था, वो सब कोलैप्स हो गया, वो सब खत्म हो गया, वो सब डिस्ट्रॉय हो गया, हम बोल सकते हैं। दूसरी चीज हुई कि रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, यानी कि जो राज्य के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स था इंडस्ट्री का, और वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, पूरी बुरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, कर नहीं दिया गया था, यानी कि शॉक थेरेपी की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आता है लार्जेस्ट गैराज सेल। ठीक है, कि शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ, लार्जेस्ट गैराज सेल हुआ, क्योंकि जो 90% इंडस्ट्रीज थी उनको बेचने के लिए निकाल दिया गया था सरकार के द्वारा, जिससे कि हम इनको बेच सके और प्राइवेटाइजेशन को, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना सके। और क्या हुआ था कि जो बहुत महंगी जो इंडस्ट्रीज थी, जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज थी, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी, उनको यूं ही औने पौने दामों पे बेच दिया गया था, उनको थ्रो अवे प्राइसेस पे
निकाल दिया गया था, उनको बेच दिया गया था। तो इसी वजह से बोला गया है लार्जेस्ट गैराज सेल। देन हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन। रूबल क्या है? रशियन करेंसी है, यानी कि जो रशिया की करेंसी थी उसकी वैल्यू घट गई, उसकी जो कीमत थी वो घट गई, और यही बोला गया है वैल्यू ऑफ रूबल डिक्लाइन। देन इन्फ्लेशन हुआ। इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन प्राइस। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है कि जब एक इकोनॉमी के अंदर, एक अर्थव्यवस्था के अंदर चीजों का सामान का जो हमारा प्राइस है, जो रेट है, वो जो उसकी लागत है वो बढ़ जाती है, यानी कि उनका जो हम बोल सकते हैं इकोनॉमी के अंदर प्राइस बढ़ गया था। फिर क्या हुआ? पीपल लॉस्ट सेविंग्स। अब किसी चीज का दाम बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा? लोग अपनी जो सेविंग्स की थी, उन्होंने जो अपनी जमा पूंजी बचा कर रखी हुई थी उसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि वो ढंग से चीजों को खरीद पाए, क्योंकि अब तो चीजों का दाम बढ़ चुका है और कुछ बेसिक चीजें तो उनको खरीदनी पड़ेगी, इसलिए वो अपनी जो सेविंग्स है उनको यूज करते थे, और इसी की वजह से जो उनकी सेविंग्स थी वो भी खत्म हो गई थी। फिर हमारे पास आता है कलेक्टिव फार्म डिसइंटीग्रेटेड, लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। कि जो कलेक्टिव फार्म्स हमने बताया था कि सोवियत सिस्टम के अंदर शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ था? जो कलेक्टिव फार्म का सिस्टम था वो खत्म हो गया था, और उसकी वजह से जो लोग थे उनके पास फूड सिक्योरिटी, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में, एक संपूर्ण अमाउंट में हम बोल सकते हैं अच्छी मात्रा के अंदर उनके पास खाने के लिए चीजें नहीं थी, तो फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो गई थी वहां पे। फिर हमारे पास आता है द ओल्ड वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड। यानी कि हमने पढ़ा था कि सोवियत सिस्टम के अंदर एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था थी, जिसके अंदर समानता को इंश्योर, यानी कि इक्विटी को इंश्योर किया जाता था कि हर एक इंसान को इक्वल चीजें बांटी जाएंगी। लेकिन शॉक थेरेपी को अडॉप्ट करने के बाद हमारे पास क्या हुआ? वहां पे कैपिटलिज्म आ गया, और जैसे कि कैपिटलिज्म आया तो जो सोवियत सिस्टम को उसके वेलफेयर सिस्टम की वजह से जाना जाता था कि वो लोगों के अंदर समानता फैलाता है, इक्विटी फैलाता है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि कैपिटलिज्म के अंदर निजी संपत्ति शुरू हो गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो जीडीपी ऑफ रशिया थी 1999 के अंदर, द जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो देन इन 1989। ठीक है, दैट इन 1989 की जो रशिया की जो जीडीपी थी 1999 के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा कम थी एज कंपेयर टू उसकी जीडीपी 1989 के अंदर। फिर हमारे पास आखिरी पॉइंट है कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी जितने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। इनका कहने का मतलब है जो हमारी लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसको बनाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे जैसे हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करने के लिए, या मतलब कि लोकतांत्रिक जो ढांचा है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उनको कंस्ट्रक्ट करने को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था जितना इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी से उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर शिफ्ट करना था, साम्यवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लेके आना था। तो इस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, और लोकतांत्रिक ढांचे को जो लोकतांत्रिक ढांचा था उसको बनाने को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू हिट द बेल आइकन। एंड एक और चीज कि मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके प्लीज फॉलो कीजिए। सो थैंक यू।